हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरु आश्रम ऑफिशियल में। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज मकर संक्रांति है। और मकर संक्रांति तभी मनाई जाती है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। जब अर्थ के मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस टाइम मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो आज आप लोग एंड थैंक यू सो मच फॉर यू कम टू ज्वाइन दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज के सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस को, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए कि कार्बन डेटिंग विधि से पूछा जाए किसकी आयु का निर्धारित किया जाता है, तो आयु जीवाश्मों की जो होती है, इस जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चंस आए कि कार्बन डेटिंग विधि से किसकी आयु का आकलन किया जाता है, तो कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्मों की आयु का आकलन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्मों की। जब भी आपसे पूछे कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है, तो अत्यधिक शराब का सेवन यदि कोई इंसान करता है तो उसके बॉडी का जो लीवर होती है, यकृत, ये लीवर उसके बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा लीवर। अत्यधिक शराब के पीने से बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? देखिए, हमारा जो बॉडी होता है उस बॉडी में रक्त बैंक का काम, रक्त बैंक कहने का मतलब ब्लड बैंक होता है। ब्लड का मतलब खून होता है और बैंक मतलब जहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं किसी चीज़ को। तो ब्लड को जो बॉडी के एक पार्ट में स्टोर करके रखा जाता है, वो स्टोर कौन सा है? प्लीहा है, जिसे तिल्ली भी कहा जाता है। और इसी को कहीं कहीं स्प्लीन भी कहा जाता है। तो जब आपको ऑप्शन में मिल जाए कि स्प्लीन दिया हुआ है या फिर इस स्प्लीन के साथ साथ प्लीहा और तिल्ली दिया हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे ब्लड बैंक का काम बात किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्वांटोसोम कहा जाता है। दोस्तों, ये जो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण होती है, तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा सूर्य की उपस्थिति में होती है। सूर्य की उपस्थिति जरूर होगी प्रकाश संश्लेषण के लिए, और इसके दौरान O2 गैस निकलती है। जो हमारा पेड़ होता है, जो हरा पेड़ होता है ना, केवल हरा पेड़ में ही प्रकाश संश्लेषण की काम होगी और हरा रंग में ही काम होती है। और जब हरा रंग की प्रकाश संश्लेषण होती है तो इससे ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज होती है। और ये पेड़ लेता कौन सा गैस है? तो लेता है CO2 गैस। इसीलिए तो वातावरण जो होती है वो शुद्ध होती है, क्योंकि CO2 गैस जो हमारे द्वारा छोड़ा जाता है, पेड़ उसको ले लेता है और ऊपर से ऑक्सीजन गैस को वो क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। को प्रकाश संश्लेषण से और भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जैसे जो क्लोरोप्लास्ट के कारण जो होती है पेड़ के पत्तियों का रंग क्या होती है? हरा होती है। और क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लोरोप्लास्ट के सेंटर में कौन सा धातु रहता है? तो क्लोरोप्लास्ट के सेंटर में जो है ना, वो Mg का एक धातु पाया जाता है। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछेगा। यदि आपसे पूछे कि पेड़ जो है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस रिलीज करता है, तो ऑक्सीजन रिलीज करता है। पेड़ की पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो हरा होती है किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होती है, इसके केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। और जो हमारे हरे पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो उसे क्वांटासोम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों, हमारे शरीर में जो सफ़ेद कोशिकाएं होती है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वाइट ब्लड कॉर्पोरेशंस, WBC। ये जो सफ़ेद कोशिका होती है, ये हमें रोगों को लड़ने में मदद करती है। तो शरीर में जो है बीमारी ना हो जाए, इसके लिए हमारे रोगों से लड़ते रहती है। कौन सी लड़ती है? WBC लड़ती है। एक होता है RBC। ये RBC नहीं लड़ती है। RBC का काम होता है ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। और जो WBC होती है, ये WBC रोगों से लड़ती है, ताकि हमें रोग प्रतिरक्षा प्रणाली सिस्टम जो है वो मजबूत बना रहे, रोग हमें जल्दी ना लगे। तो इसके लिए WBC क्या होती है? हमेशा एक्टिव रहती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? जो मछली का हृदय होता है उसमें दोस्तों 2 चैम्बर पाई जाती है। तो आप याद रखेंगे, जो मछली का हृदय होता है उसमें 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो उसे दोस्तों किडनी कहा जाता है, जिसे हिंदी में वृक्क भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि मानव शरीर के में रक्त में अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का काम जो है वो किडनी करती है। किडनी है वही डिसाइड करेगा कि हमारे जो ब्लड है उस ब्लड में अच्छी चीज़ कितनी है, बुरी चीज़ें कितनी है, और कचरे वाली चीज़ों को साइड करता है, यानी ब्लड प्यूरिफाई होता है हमारी किडनी में। तो इसीलिए किडनी हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर अप्सरा क्या है? तो उससे रिलेटेड अप्सरा को हम लोग क्या कहते हैं? तो अप्सरा एक प्रकार का नाभिकीय रिएक्टर है। ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है, इसीलिए दोस्तों आपके लिए हम कलेक्ट किए हैं। जो अप्सरा होती है, ये अप्सरा एक नाभिकीय रिएक्टर है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। अगला है, डायनेमो का कार्य क्या है? जो डायनेमो होती है वो किस तरह काम करता है? तो दोस्तों डायनेमो जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, क्योंकि जो हमारा जनरेटर होता है ना, जो जनरेटर से बिजलियां घर में आती है, उसमें एक डायनेमो फिट होता है। और ये डायनेमो क्या करता है? जनरेटर इसको रोटेट करता है। जब इसको रोटेट करेगा तो इससे हम इधर से क्या करते हैं, कनेक्शन लेके अपना सप्लाई घर में दे देते हैं। मतलब ये एक मशीन होती है। ये मशीन क्या काम करती है? इसको यदि इधर से घुमाया जाए तो ये इधर से ये करंट देती है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। यही काम डायनेमो का होता है। डी फॉर डायनेमो। तो डायनेमो का काम आपसे जब भी पूछा जाए तो आप बोलिएगा कि जब इसे घुमाया जाता है तो ये करंट देती है। इसका मतलब है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। सिमिलरली आपको यदि मोटर के बारे में पूछा जाए तो मोटर कहाँ लगी होती है? मोटर हमारे फैन में लगी होती है। जो फैन हम लोग सीलिंग फैन या फिर और सारा फैन यूज़ करते हैं तो उसमें मोटर लगी होती है। तो ये जो मोटर होती है ना, इसका क्या काम होता है? जब हम इसमें सप्लाई ऊपर से देते हैं तो ये रोटेट करने लगती है। रोटेट का मतलब है ये विद्युत ऊर्जा जो आती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। तो जो मोटर होता है वो विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है कि डायनेमो क्या काम करता है, तो डायनेमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिच ब्लेड से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव तत्वों से प्राप्त किया जाता है? तो जब भी आपको पिच ब्लेड ऑप्शन दे दे तो समझिए कि रेडियम को वहाँ पे लाया जाएगा। तो रेडियम को प्राप्त करने के लिए हम लोग कौन से अयस्क का यूज़ करते हैं? तो उसका नाम पिच ब्लेड है। पिच ब्लेड से ही रेडियो का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? जब भी आपसे पूछा जाए कि गिरगिट जो होती है ना, छिपकली, वो हमेशा रंग बदलती है। तो जो छिपकली होती है वो रंग बदलते रहती है क्योंकि उसके त्वचा में मेलेनोफोर नामक एक असंख्य रंग द्रव्य पाया जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि गिरगिट जो होती है छिपकली, वो छिपकली रंग बदलने के लिए फेमस होती है, तो उसकी जो रंग बदलने की कला होती है वो उसके त्वचा में एक मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिका पाया जाता है। तो वो कोशिका का नाम है मेलेनोफोरो। तो इस मेलेनोफोर को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं आज के 12वें क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो दोस्तों सेलुलोज पाई जाती है। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आपको दोस्तों कार्बनिक यौगिक के बारे में पता है? ये जो कार्बनिक यौगिक होती है ऐसी यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद हो, उसी को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और कार्बन मौजूद हो इसका पता कैसे लगाएंगे? जो भी चीज़ें जलने लग जाए और जलने के बाद धुआं उत्पन्न करे ना, जलने के बाद उसमें से क्या निकले? धुआं निकले। उस हर एक चीज़ में कार्बन मौजूद रहती है। हम कलम को ले लेंगे, हम बुक को ले लेंगे, हम लकड़ी को ले लेंगे, हम किसी भी चीज़ को ले लेंगे, यदि वो चीज़ जल रही है और जलने के बाद यदि वो धुआं छोड़ रही है तो उसमें कार्बन होता है और वैसे यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज है। पेड़ में भी सेलुलोज पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में सर्वाधिक वलय क्यों नहीं होते हैं? जो समुद्र के किनारे वृक्ष होती है उस वृक्ष में दोस्तों सर्वाधिक वलय जो है ना, सर्वाधिक वलय वो क्यों नहीं होते हैं? तो सर्वाधिक वलय इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ की जो जलवायु होती है उसमें स्पष्ट भिन्नता नहीं दिखाई देती है। तो इसीलिए जब स्पष्ट भिन्नता नहीं दिखाई दे जलवायु में, तो इसीलिए यहाँ की जो वृक्ष होती है ना, इस वृक्ष में वलय सर्वाधिक नहीं पाए जाते हैं। हालांकि और सब जगह के जो वृक्ष होती है इस वृक्ष में बहुत सारे वलय पाए जाते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन
क्या कहलाता है? जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है जीरंटोलॉजी। देखिए जो वृद्धावस्था होती है ना, इस वृद्धावस्था से आप समझ लीजिए वृद्धा के बाद लोग क्या करता है, डेथ कर जाता है, क्योंकि वृद्ध होने के बाद लोग शरीर को छोड़ देता है, यानी वो जीरो की अवस्था में चला जाएगा, उसके पास कोई पावर नहीं रहेगी। तो वृद्धावस्था से कहाँ जाएगा, जीरो पे जाएगा। इसीलिए जीरंटोलॉजी जब भी आपको मिले तो समझ लीजिए कि वृद्धावस्था के अध्ययन की बात कही जा रही है जीरंटोलॉजी में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जब भी फल खट्टा हो और खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वहाँ पे विटामिन सी पाई जाती है। जब भी विटामिन सी की बात हो तो समझ लीजिए कि उसका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा। और जो विटामिन सी होती है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड का मतलब क्या होता है दोस्तों, अम्ल। एसिड का मतलब होता है अम्ल, मतलब पता है यह जरूर खट्टा होगा। जब खट्टा है ये तभी तो इसमें एसिड होता है ना, तो इसीलिए एसिड को जब खट्टा कहते हैं तो खट्टे फलों में भी एसिड होगा, और वो एसिड का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। लेकिन ये जो एस्कॉर्बिक एसिड होती है यह विटामिन सी होती है, तो इसीलिए जो खट्टा पदार्थ होता है इसमें विटामिन सी पाया जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? जब ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो आप समझ लीजिए कि ऑडियोमीटर की बात हो रही है। ऐसे भी ऑडियो से पता चलता है ना, आवाज़ की बातें हो रही है, तो ऑडियोमीटर जो होती है वो ध्वनि की तीव्रता का मापने वाला यंत्र होता है। इसी तरह आज का अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध हमारा जो खट्टा हो जाता है ना, जब रखते हैं दूध को खट्टा हो जाता है, वो जीवाणुओं के कारण होता है। लेकिन कभी कभी आपको जीवाणु का नाम भी पूछ देगा, तो जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस होता है। जब भी आपसे पूछे कि दूध का खट्टा होना किस जीवाणु के कारण होता है, तो आप लैक्टोबैसिलस मारेंगे। लैक्टोबैसिलस जो होती है उसके कारण जीवाणु के द्वारा दूध का खट्टा हो जाता है। लेकिन लैक्टोबैसिलस जीवाणु हो, या तो जीवाणु पूछेगा या लैक्टोबैसिलस पूछेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो कौन सा कलर सबसे ज़्यादा विचलित होता है? तो वो कलर कौन सा है, बैगनी कलर होती है। जैसे ये हमारा प्रिज्म है और इधर से हम यदि व्हाइट रेज को यदि हम इधर से दे रहे हैं तो इधर ये जो क्या होगी, हमेशा रिफ्रैक्शन होने के बाद 7 रंगों में बंट जाती है। और ये प्रकाश जो 7 रंगों में बंटती है इसको हम एक पर्दे पे भी देख सकते हैं। इंद्रधनुष भी बनने के पीछे यही रीज़न होती है। और यहाँ पर सबसे बैगनी जो होती है ना, वो बैगनी कलर सबसे नीचे आ जाती है। बैगनी कलर नीचे आ जाती है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल सबसे ऊपर में चली जाती है। तो यहाँ पर कौन सा कलर रहेगा, लाल। इसलिए आपसे पूछेगा कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? विचलित मतलब सबसे ज़्यादा मुड़ जाने वाली होती है। मुड़ेगी कौन, बैगनी मुड़ेगी। लेकिन यदि बोले कि सबसे कम विचलित वाली कौन सी है, तो ये लाल हो जाएगी, क्योंकि ये सीधा प्रकाश आया और लगभग सीधा से थोड़ा सा ही ऊपर जाके ये लाल बन गया। पर बैगनी बनने के लिए तो इसको ज़्यादा मुड़ना पड़ा ना, इसीलिए सर्वाधिक विचलित वाला बैगनी हो जाएगा, जबकि कम विचलित वाला क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में एक फ्रियोन नाम का प्रशीतक होता है। इस फ्रियोन से आप याद रखिएगा। और जो हमारा ओजोन परत होती है ना, पृथ्वी के ऊपर एक ओजोन की लेयर होती है। आप जानते हैं ओजोन की लेयर के बारे में? जब ये जो ओजोन की लेयर होती है ये पृथ्वी के ऊपर में बनी होती है, और ये जो ओजोन की लेयर होती है इसका फार्मूला O3 होता है। जब भी सूरज से प्रकाश की किरण धरती पर आती है ना, तो आने के बाद ये प्रकाश तो धरती पर आ जाती है, लेकिन इसका एक हानिकारक प्रकाश की किरण भी होती है जिसे पराबैंगनी किरण कहा जाता है। आपको पता है ये पराबैंगनी किरण धरती पर नहीं आ पाती है, क्योंकि ये जो ओजोन की लेयर होती है ना, ये पराबैंगनी किरण को रोक देती है धरती पे आने से। और जो हमारा रेफ्रिजरेटर से जो फ्रियोन नाम का प्रशीतक होता है, ये फ्रियोन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। तो आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो फ्रियोन होता है। और ये जो फ्रियोन होता है ना, ये फ्रियोन पृथ्वी पर रेफ्रिजरेटर से पाया जाता है। और इसके साथ जो एसी होती है ना, हर एक ठंडा चीज़ों से फ्रियोन निकलती है। तो ये जो फ्रियोन होती है वो क्या करती है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। और पता है जिस दिन ओजोन परत में छिद्र हो जाए, ये जो लेयर है ना वहाँ पे यदि खाली हो जाए ना, तो सूरज से पराबैंगनी किरण भी धरती तक आ जाएगी। और जब ये धरती पर आ जाएगी तो आपको पता है यहाँ पे सारे चीज़ों को स्किन कैंसर हो जाएगा। जिस स्किन पर पड़ेगी वो सूरज की किरण, उसको स्किन कैंसर हो जाएगा और उसकी तत्काल मृत्यु
मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए फ्रीऑन गैस जो होती है वो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करती है। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। इसी तरह आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है। देखिए दूध से जो दही बनती है ना, उसमें एक जीवाणु लैक्टोबैसिलस होता है। अभी हम बात किए थे ना, जो दूध खट्टा हो जाता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। और लैक्टोबैसिलस जो होती है वो जीवाणु होती है जो दूध को क्या करती है, दही में बदल देती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। तो दोस्तों जब डायलिसिस आपको किया जाए तो समझ लीजिए कि डायलिसिस किसका किया जाता है, किडनी का किया जाता है। हमारे बॉडी में जो किडनी होती है ना, जब ये काम करना बंद कर दे तो हम लोग किडनी को बाहरी रूप से कृत्रिम किडनी के रूप में काम करवाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। इसी तरह आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। जो हमारा मस्तिष्क होती है ना, उस मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग भी होता है, सबसे छोटा भाग भी होता है। तो सबसे बड़ा भाग जो होता है उसे प्रमस्तिष्क कहा जाता है, जिसे सेरेब्रम भी कहा जाता है। सेरेब्रम, तो आपको याद रखना है, जो सेरेब्रम होती है या जो प्रमस्तिष्क होती है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होती है। और जो छोटी भाग होती है इसे सेरिबेलम कहा जाता है। सेरेब्रम बड़ा भाग होती है और सेरिबेलम जो होती है वो मस्तिष्क का छोटा भाग होती है। चलते हैं आज के 24वें क्वेश्चन पे। आज का 24वां क्वेश्चन से, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है। तो राइफल चलाने के लिए जो राइफल चलाते हैं, तो राइफल चलाने में गोली आगे भागता है और राइफल पीछे की ओर झटका खाती है। और ये किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, तो ये देखिए संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था। जो प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किया था उसका नाम दोस्तों हरगोविंद खुराना था। हरगोविंद खुराना पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीन का संश्लेषण किए थे। ये रहे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसके सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। हम आपको सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप इसके सारे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिए, ताकि जब सारे क्वेश्चन कलेक्ट होकर आपके नोटबुक में रहेंगे तो आप कहीं भी इस क्वेश्चंस का रिवाइज कर पाएंगे। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। और अच्छी लगी तो यार कर दीजिए सब्सक्राइब, फिर क्या ही जाता है आपका। मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है इस चीज़ से। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।